Okay, so in this morphology of flowering plants, we have one topic which is actually left, which is fruit. कल जहाँ तक families हुआ था, floral diagram and all, I'm assuming कि वो सब आपको समझ में आ गया है. In this particular chapter, there's one topic which is left, that is fruit. Okay, so fruit again, I'm saying it is a wide topic, but जितना आपके NCERT में mentioned है, I'm doing it according to that. ठीक है, so how do we actually define a fruit firstly? So fruit is a ripened ovary. So दो चीज होती है फीमेल गाइनीशियम के अंदर. देयर आर टू थिंग्स, वन इज ओवरी एंड द अदर इज द ओव्यूल. ठीक है, सो फ्रूट किससे बनता है? जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, व्हेन इट गेट्स राइपेंड, सो दैट एक्चुअली फॉर्म्स द फ्रूट. ठीक है, एंड जो सीड होता है, सीड इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल पार्ट. So how do we actually define a fruit? Fruit is a ripened ovary which develops under the influence of ripening, and it is meant for the it is meant for the purpose of protection. ठीक है, so फ्रूट में क्या प्रेजेंट होता है? एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकाप. वी कॉल इट एज पेरिकाप, एंड दिस पेरिकाप इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी. तो जो ओवरी की वॉल से, बिकॉज पेरी मीन्स अराउंड एंड काप मीन्स अ कवरिंग. सो दिस फ्रूट, जो फ्रूट का वॉल है, दैट इज नोन एज पेरिकाप, एंड द सीड्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द ओव्यूल्स, जस्ट नाउ आई मेंशन. ठीक है, एंड जैसे जनरली जिसमें भी, मतलब जो भी फ्रूट हम कंज्यूम करते हैं, इफ इट इज being formed from the ovary or any part of the ovary, that is known as the true fruit. But किसी में भी अगर any other floral part, if it is being modified and it is becoming edible, so that is actually a false fruit. ठीक है, so the fruit in which other floral parts fuse with the pericarp is called the false fruit or the pseudocarp. For example, मैंने एप्पल का एग्जाम्पल भी दिया था. एप्पल में what do we consume? We actually consume the थैलेमस पार्ट. ठीक है, सो एप्पल में वी ऑलवेज कंज्यूम थैलेमस, एंड जो एप्पल के बीच में वो जो सीड्स जैसे दिखते हैं, दैट इज एक्चुअली द ओवरी. सो एप्पल में मेजरली वी डू नॉट consume the ovary, we are consuming the thalamus, because that thalamus goes and fuses with this pericarp and forms the edible part. Okay, now इसमें book में there's one fruit which is mentioned, that is drupe. ठीक है, so drupe कैटेगरी में जो भी फ्रूट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द स्टोनी फ्रूट्स और स्टोन फ्रूट्स. वाई आर दे नोन एज स्टोन फ्रूट्स? बिकॉज इनका जो एंडोकार्प होता है, इट इज वेरी थिक, एंड जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प को सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं इनटू थ्री लेयर्स, नेमली एपिकार्प, मीजोकार्प एंड दी एंडोकार्प लेयर. सो देयर आर थ्री लेयर्स, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड दी एंडोकार्प. ठीक है, एंड इसमें एग्जांपल्स हम जनरली ले सकते हैं. वी कैन टेक कोकोनट, मैंगो, पीच, प्लम. इन सब के अंदर देयर इज अ सीड जो हार्ड होती है बहुत ज्यादा, इसीलिए दिस फ्रूट इज द ड्रूप. ठीक है, अच्छा, जो मेजरली आपके बुक में एग्जांपल्स मेंशन्ड है, दैट इज एक्चुअली द कोकोनट एंड मैंगो. ठीक है, कोकोनट और मैंगो मेंशन्ड है. मैंगो में क्या होता है कि दोनों में ही एक्चुअली एंडोकार्प इज स्टोनी. ठीक है, एंड इट एनक्लोजेस वन और रेयरली मोर सीड. जनरली हर जो ड्रूप होता है उसके अंदर देयर इज ओनली वन सीड, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस जिसमें एक से ज्यादा सीड पॉसिबल है. ठीक है, सो दिस इज हाउ, इफ यू स्लाइस अ मैंगो, दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. सो जो येलो कवरिंग जिसको हम पील करते हैं मैंगो में, दैट इज एक्चुअली दी एपिकार्प लेयर. ठीक है, एंड जो एडाइबल पार्ट होता है मैंगो में, दैट येलो पल्प part which we consume, that is actually the mesocarp. So if anyone asks you what do you consume, what part do you consume in mango, that is actually the mesocarp. You're basically consuming mesocarp in case of mango. ठीक है, अच्छा, अब सेंटर में क्या होता है? द सीड पोर्शन. तो अब इसमें हार्ड कवरिंग एक प्रेजेंट होता है. तो वो हार्ड कवरिंग क्या होता है? सबसे पहले तो वो उस हार्ड कवरिंग को वी कॉल इट एज द एंडोकार्प, स्टोनी एंडोकार्प, बिकॉज इट इज हार्ड. एंड अगर कभी उस स्टोनी एंडोकार्प को ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर से एक सीड निकलता है छोटा सा. सो दैट इज एक्चुअली द सीड. So these are the three things which are present in mango. The yellow covering or the green covering which we peel out, that is the epicarp. The edible portion is the mesocarp, and जो center में होता है, that is the stony endocarp. And if we cut it down, so उसके अंदर there's a seed. But if we talk about coconut, coconut में क्या होता है? It is very hard. ठीक है, तो जो कोकोनट का सबसे बाहर वाला लेयर होता है, that is known as epicarp. ठीक है, बट उसी लेयर के ऊपर बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. सभी ने कोकोनट देखा है जो ब्राउन कलर का होता है,
उसके पास बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फाइब्रस लेयर होती है, दैट इज एक्चुअली दिस मीजोकार्प. सो कोकोनट के अंदर मीजोकार्प इज फाइब्रस, एंड जिसके ऊपर ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्चुअली दिस एपिकार्प लेयर. ठीक है. एंड उसके अंदर जो एकदम ऐसे ये हार्ड कवरिंग जो होती है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली दी एंडोकार्प. यहाँ पे दिस इज दी एंडोकार्प. और इसमें जो हम एक्चुअल में पोर्शन कंज्यूम करते हैं, द वाइट पोर्शन विच इज द एडाइबल पोर्शन, दैट इज एक्चुअली दिस एंडोस्पर्म. सो वी कंज्यूम द एंडोस्पर्म portion in the coconut. ठीक है. So these are the two main fruits which are mentioned in your book. तो इसमें क्या होता है, कोकोनट में द मीजोकार्प इज फाइब्रस एंड द एंडोकार्प इट encloses a single seed with brown testa. टेस्टा, I've already told you what is टेस्टा. जो सीड के जो लेयर्स होते हैं, there are two layers, the testa and the tegmen. So testa is the outer layer and the tegmen is the inner layer. ठीक है. So with this morphology of flowering plants chapter is completed from my side. Agar if you guys have any doubt in this chapter, so you can ask me, and if not, so you can tell me what test you're going to give me next. इसके बाद में मतलब अभी तो जो कल वाला हो गया वो that is a different thing. Next chapter का किसका मतलब टेस्ट देना है, whether you want to give it of cell cycle and cell division or whether you want to give of this morphology of flowering plants. मुझे बताओ जल्दी. बाकी लोग किसका टेस्ट देना है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन या फिर इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का? हेट, व्हाट आर यू आस्किंग? बच्चे उसमें तो पता है क्या है, एक्चुअल में फ्रूट मैंने आपको सिर्फ एक फ्रूट बताया है, कैटेगरी में से भी मैंने आपको एक सिर्फ फ्रूट बताया. एक्चुअल में अगर फ्रूट को आप क्लासिफाई करते हो, दैट इज डिवाइडेड इनटू सिंपल, एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट. ठीक है. थ्री कैटेगरीज ऑफ फ्रूट्स आर देयर, उनके अंदर फर्दर डिविजन आर देयर, एंड उनमें से एक डिविजन में से दिस इज ड्रू. So if I would have explained that complete fruit to you, it would have been an entire long topic. ठीक है. एंड उसमें हर में किसमें क्या फ्रूट होता है, कौन से फ्रूट में कौन सा पार्ट क्या डेवलप करता है, यू वुड हैव टू एक्चुअली स्टडी दैट. बट आपके बुक में कहीं पे भी दूर दूर तक कुछ भी इससे रिलेटेड मेंशन नहीं है. उन्होंने सिर्फ क्लियरली मैंगो एंड कोकोनट का डायग्राम दिया एंड सिर्फ वो ही मेंशन किया है. तो इसीलिए आई डिड नॉट वांट, बिकॉज ऑब्वियसली आपके स्कूल के एग्जाम्स में तो एनसीईआरटी से तो बाहर नहीं आने वाला है. So that is why I did not make you do that. But हाँ, अगर if you have to prepare for the entrance, you will have to do all of that. ठीक है. So this fruit is actually a very wide topic. सिर्फ इतना सा fruit नहीं है, ये तो बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन है. ड्रूप मैंने एग्रीगेट एक टाइप का होता है, उसके अंदर से ड्रूप एक टाइप है. सो मैंने सिर्फ आपको वो एक्सप्लेन किया. ठीक है. बिकॉज आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही मेंशन है. एनीथिंग एल्स? पहले तो मुझे बताओ कौन सा दोगे टेस्ट. सभी लोग आर यू अग्रीइंग, एंड कब दोगे फिर? ऑल ऑफ यू आर यू अग्रीइंग फॉर दिस चैप्टर? व्हेन आर यू गोइंग टू गिव मी दिस डेट? नेक्स्ट वेंसडे? ये तो इतना छोटा चैप्टर है, इसको भी आप लोग मतलब नेक्स्ट वेंसडे को दोगे? मंडे को दे दो. मंडे को क्या है? सी वेंसडे को दोगे तो आई डू दिस मॉर्फोलॉजी कर लो, बिकॉज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर. ठीक है. उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइटोसिस, मियोसिस वन और मियोसिस टू करना है. उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. सो इट्स योर चॉइस. अगर वेंसडे तक प्रिपेयर करना है तो यू कैन डू दिस चैप्टर विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज इट इज अ बिगर चैप्टर. सो मुझे बता दो क्या करना है, एंड डेट भी बता दो सब लोग अग्री करके फटाफट से. बाकी लोग मॉर्फोलॉजी, मुदित, डॉली, दानिश, बाकी लोग. दानिश, आर यू ओके? डॉली? I guess they are okay. So I'm keeping a test of this
व्हाट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द कमिंग वेंसडे. ठीक है, मतलब अब जो नेक्स्ट आएगा, अभी कल वाला तो कल नहीं है ऑब्वियसली, जो नेक्स्ट वेंसडे आएगा नेक्स्ट वीक में, उस वाले को देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तब तक अगर बीच में क्लासेस में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, सो विद दिस जो फ्रूट का टॉपिक है इसके साथ में दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड. एंड इसके बाद में हम लोग इसी यूनिट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज द एनाटमी ऑफ द, सॉरी आप लोगों ने क्लिक नहीं किया था, हैव यू क्लिक द फोटो? ओके, कर लो. वैसे भी यहाँ पे सिर्फ मैंने फ्रूट का डेफिनेशन, ओके ही पुट इट इन द ग्रुप. बच्चे मैंने ग्रुप नहीं बनाया था. आई आस्क्ड जिया टू मेक द ग्रुप, बट मेरे को क्या नाम है, किसी को हेत को या किसी को बोल दो, ही विल ऐड यू इन द ग्रुप. जो कौन कौन नहीं है इस ग्रुप में, अभी कौन कौन और नहीं है? तो मुझे तो है, फिर वाई इज ही सेइंग दिस देन? सो जो नहीं है, मतलब बेसिकली माय पॉइंट इज जो नहीं है उसको प्लीज ग्रुप में ऐड कर लेना. ऐसा ना हो कि उसको पता ही ना चले कि क्लास हो रही है नहीं हो रही है. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज एनाटमी ऑफ द flowering plants. So when we actually started इससे पहले वाला chapter which was the morphology of flowering plants. So what did I tell you? What is actually morphology? Morphology is actually the physical appearance of any organism, be it the plant or be it the animal. So if you have to describe the physical appearance of any plant or any animal, so how will you describe? Suppose if you're talking about the plant, so if I ask you what are the morphological features of any particular plant, so how will you explain it? You will say that the height of the plant is this, the flower color is this, the leaves का जो pattern है, this is this, what kind of venation is there, what kind of shape of leaves is there, what kind of inflorescence is there. So ये जितना भी सब कुछ है, basically जितना भी सब कुछ last chapter में पढ़ा है, that is obviously the morphology. But if you're talking about the anatomy, anatomy का मतलब क्या होता है? If we are studying the internal structure of any organism, morphology means the external thing, but if you want to study the internal structure of any organism, so that is actually known as the anatomy. ठीक है, so anatomy का अगर simple सा मतलब देखें, so it is the study of internal structure of the organism. So you need not get confused between the two terms, which is the morphology and the anatomy. ठीक है, so anatomy is basically the study of internal structure of organisms. ठीक है, but here obviously we are talking about plants. So what does this anatomy mean in terms of plants? So in plants, the study anatomy means the study of organization and the structure of tissues. So in plants, anatomy means the study of organization and the structure of tissues. So that is basically the anatomy. Okay. अच्छा, सबसे पहले अब टिश्यू को डिफाइन करना है. हाउ विल आई डिफाइन एनी टिश्यू? एनीवन? हाउ डू आई डिफाइन अ टिश्यू? Group of cells form a tissue. So what is their purpose actually? सिर्फ हाँ, so basically what is a tissue? That simple. अगर आप सिर्फ group of cells बोलोगे, that would be an incomplete definition. So if you have to define a tissue, it is actually group of cells which have a common origin. It is important. So group of cells having a common origin, because क्या नाम है, अगर आप लिवर, सपोज आप लिवर के सेल्स की बात कर रहे हैं, सपोज प्लांट की कर रहे हैं, तो सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शूट सेल्स, एंड शूट के जो सेल्स है दे आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट सेल्स, so they are also a group of cells, but obviously both of their functions, they are entirely different. ठीक है, so you cannot call them a tissue. So what you need to mention that a group of cells which have a common origin, you actually have to write this thing, they have a common
origin, ठीक है, and they cooperate with each other to perform a similar function. They cooperate with each other to perform a similar function. ठीक है, so this is how you define a tissue. So plants के अंदर बात करें, so tissue it is actually of two types. The tissue can be of two types. The tissue, they are actually the meristematic tissue and the permanent tissue. So one tissue is meristematic tissue and the other one is permanent tissue. ठीक है, so these are the two types of tissue. Meristematic tissue means जो इसके सेल्स होते हैं इसको सिंपली हम बोलते हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड. एंड परमानेंट टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, दे आर एक्चुअली डिफरेंशिएटेड. अच्छा, अब ये पहले टर्म आई है, सो आई मेक यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन थ्री टर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगी. एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन एंड एक होता है रीडिफरेंशिएशन. तो बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या होता है, दे आर वेरी सिमिलर टर्म्स, बट ये इस चैप्टर में एंड ये जो भी प्लांट वाला जो पोर्शन है उसमें ये टर्म्स बहुत बार यूज होती हैं. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल है सपोज, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको ऑलरेडी पता है व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब दे हैव अ पावर ऑफ डिवीजन एंड दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, मतलब दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, अभी दे आर इन ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं सपोज दे आर इन अ डिवाइडिंग स्टेट. ठीक है, अभी इनका कोई डेफिनेट फंक्शन नहीं है. सपोज दीज सेल्स डिवाइड और ये बना लेते हैं, सपोज वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाते हैं जिनको क्या बनाना है, दे हैव टू फॉर्म द लीफ, लीफ या लीफ का कोई भी पार्ट. ठीक है, सपोज दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे डिफरेंशिएट इन अ मैनर बिकॉज उनको क्या बनाना है, उनको लीफ या लीफ का कोई भी पार्ट फॉर्म करना है या लीफ सेल्स फॉर्म करना है. ठीक है, नाउ वी नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीफ और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ. द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, photosynthesis is the process of synthesis of food in case of plants. तो अब ये लीफ बना लिया, अभी तक ये जो सेल्स थे वो मेरिस्टेमेटिक, मतलब इनका कोई भी डिसाइडेड नहीं था कि किस कौन से सेल को क्या फॉर्म करना है. बट एज सून एज दीज सेल्स गॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दे चेंज्ड इनटू अ पर्टिकुलर कैटेगरी. बात समझ में आ रही है? अभी ये क्या बन गए, these cells they are going to form the leaf. ठीक है, सो इस चीज को क्या बोलेंगे, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई पर्टिकुलर सेल में चेंज हो जाते हैं, सो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और इस डिफरेंशिएटेड सेल में दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास तो पावर ऑफ डिवीजन होता है, मतलब दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग. But as soon as these meristematic cells they change into leaf, अब leaf का जो हमको पता है लीफ का फंक्शन है इट इज फोटोसिंथेसिस. सो लीफ ऑब्वियसली कब रूट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑल्सो लीफ फ्लावर का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. सो लीफ क्या करेगी, एक डिफरेंशिएटेड सेल है या एक डिफरेंशिएटेड पार्ट है जिसका सिर्फ फंक्शन फोटोसिंथेसिस है. It cannot perform the functions of the other parts like the roots or the stem or any other thing unless it is a modification. ठीक है, सो अब ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड सेल, तो मतलब इसके पास अब पावर ऑफ डिवीजन चला गया है. पावर ऑफ डिवीजन होता तो ये सिर्फ लीफ का ऑब्वियसली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. ठीक है, मतलब अब जब ये डिफरेंशिएटेड सेल बन गया है, सो दीज लूज द पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, मतलब कि जब भी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा सो दैट loses the power of division. ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन. फिर एक टर्म आता है डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन मतलब सपोज ये लीफ के जो सेल्स हैं
ये ऐसा एक्चुअल में बहुत रेयर चांसेस में पॉसिबल होता है. सपोज ये कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं कि दीज लीफ सेल्स दे अगेन अटेन द पावर of division. मतलब कुछ ऐसे circumstances, certain conditions are created that these differentiated cells they again attain the power of division. ठीक है. So again different वो मतलब फिर से जब division का power आ गया, so that actually becomes the D differentiation. D means again, and वो फिर से उनके पास में power of division आ गया, so this becomes the डी डिफ्रेंसिएशन. मतलब अब ये जो लीफ सेल्स थे वो लीफ सेल्स वापस कौन से सेल्स बन गए? दे हैव बिकम मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, अब ये लीफ सेल्स वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गए, सो दिस इज नोन एज डी डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, अब ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल है इसको अब हम ये जो लीफ के सेल से वापस ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने हैं इनको हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं बोलेंगे, they will be actually de-differentiated cells. बात समझ में आ रही है? So these will be the de-differentiated cells. अगर अब ये de-differentiated cells कोई again कोई सी particular function को perform करने के लिए differentiate कर जाते हैं, so that will be known as re-differentiation. Suppose अब ये जो de-differentiated cells हैं, suppose अब वो किसी stem का कोई part बना लेते हैं या suppose किसी कोई flower का कोई सपोज वो पार्ट बना लेते हैं. ठीक है, अब की बार वो फ्लावर का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो दिस एक्चुअली बिकम्स री डिफरेंशिएशन. तीनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स से which means the cells they are having the power to divide, and so if those meristematic cells and suppose if those meristematic cells they differentiate to perform a special function or a specific function, so that is known as differentiation. ठीक है, if the differentiated cell in some conditions again attain the power to divide, so that cell now is known as de-differentiated cell. So that is known as de-differentiation. और अगर जब de-differentiated cell किसी अगेन फिर से कोई डिवाइड करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सेल बन जाता है, सो दैट इज नोन एज री डिफरेंशिएशन. बाद में इस चैप्टर में आई मेक यू राइट डाउन द डेफिनेशन आल्सो, बट माय पॉइंट इज बिकॉज अभी जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी इट इज ऑलरेडी मेंशन दिस इज अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. ठीक है, इस चैप्टर में इनका डेफिनेशन भी आएगा, बाद में आएगा बेसिकली वो जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है, बट इस चैप्टर में भी ये टर्म्स बहुत बार मेंशन्ड है, सो आई मेड यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. इज इट क्लियर? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. इज इट क्लियर? डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? Okay, so यहाँ पे we were discussing the two types of tissue. One is the meristematic tissue and the other is the permanent tissue. So meristematic tissue में I've already written that it is actually undifferentiated. Undifferentiated means that is they have the power to divide continuously. ठीक है? And जो permanent tissue होता है that is fully differentiated. ठीक है? This is the fully differentiated tissue. ठीक है? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं क्या लिखूंगी? इट इज द रीजन ऑफ द प्लांट इन विच एक्चुअल सेल डिविजन अकर्स. सो इट इज द रीजन ऑफ द प्लांट इन विच एक्चुअल सेल डिविजन अकर्स. बोलो. एक्चुअल सेल डिवीजन मतलब कि ये रीजन है जहां पे सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. अब जब सेल्स परमानेंट टिश्यू में चले जाएंगे तो जैसा मैंने जैसे बोला कि वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं तो दे लूज द पावर टू डिवाइड. तो जब पावर डिवाइड करने का पावर ही नहीं है, सो हाउ विल आई राइट इट कि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Permanent tissue means the differentiated cells because the cells they have attained a specific function. ठीक है, तो जब एक specific function को perform करने के लिए एक specific cell attain किया है, so they lose the power of division. ठीक है, but these meristematic cells since they are undifferentiated, so they have the continuous power to divide. They're continuously dividing, so they never lose their power of division. इसीलिए I've written it includes the regions of the plant in which the actual cell division is occurring, because इसमें तो divide ही नहीं कर सकते. These are the differentiated cells, so they cannot divide.
इज इट क्लियर? सो परमानेंट टिश्यू में क्या आएगा? द सेल्स which lose the capacity to divide. So it will include the cells which lose the capacity to divide. ठीक है, एक चीज तो they lose the capacity to divide and they attain a permanent shape, size and function. And attain a permanent shape, size and function. So पहले तो मुझे बताओ, is the difference between the meristematic tissue and permanent tissue clear? डिफरेंस में कोई डाउट है तो अभी पहले बताओ, बिकॉज ये दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्लियर होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट इज अ परमानेंट टिश्यू? क्लियर? ओके, so now we are going to write down the certain characteristics of the meristematic tissue. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो डेफिनेशन में मेंशन्ड है? दैट द सेल्स दे आर अनडिफरेंशिएटेड. सो इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू. ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगी? द सेल साइकिल इज कॉन्टिन्यूस. बिकॉज सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, सो दैट इज वाई द सेल साइकिल इज कॉन्टिन्यूस. ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोलूंगी, जो यहाँ पे जो टिश्यू होता है, दिस टिश्यू इज एक्चुअली कॉम्पोज्ड ऑफ immature cells. So the tissue is composed of immature cells. ठीक है, so this is the second characteristic. थर्ड क्या होगी? that the cells of meristem they are small and isodiametric. So the cells are small and isodiametric. Isodiametric का मतलब क्या होता है? Iso means same and diametric means the diameter. So any shape जिसमें हर plane से या हर axis से the diameter is actually same. So approximately same. So those cells they are actually isodiametric. So isodiametric जो shape होती है it is approximately roughly equal to spherical. ठीक है, so जहाँ पे भी isodiametric word mention होता है, so that means कि उस area के cells they are nearly spherical. ठीक है, also the cells they have dense cytoplasm, next have prominent, they have prominent nucleus, और इसके बाद में क्या होगा? they do not have intercellular spaces. This is very important that they do not have intercellular spaces. ठीक है, therefore the cells are closely packed together. So these are a few characteristics of the meristematic tissue. So it is an undifferentiated tissue. This is the basic definition. इसी में से दो points बन रहे हैं. One is the undifferentiated tissue, that the cell cycle is continuous. Tissue is composed of immature cells, because if the cells they are continuously dividing, the cells they have to be immature. The cells they are small and isodiametric. They have dense cytoplasm. They also have prominent nucleus and they do not have intercellular spaces. Therefore, the cells they are closely packed together. So this point is very important. That is, they do not have intercellular spaces. ठीक है, so इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, पर उससे पहले एक आपको एक टर्म करना है विच इज प्रोमेरिस्टम. एक टर्म है विच इज प्रोमेरिस्टम. एक टर्म आता है प्रोमेरिस्टम. प्रोमेरिस्टम मीन्स इट
This is the meristem which develops in the beginning during the embryonic stage. So the meristem which develops in the beginning during the embryonic stage. तो मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीटली अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस टाइम पे व्हाट डू वी कॉल दैट मेरिस्टम? वी कॉल इट एज द प्रोमेरिस्टम. ठीक है. सो दिस प्रोमेरिस्टम इट एक्चुअली फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टम. इसके बाद we'll start the classification. So this promeristem forms the primary meristem. I'll tell you what is primary meristem and secondary meristem. तो यहां तक समझ में है व्हाट इज अ प्रोमेरिस्टम? प्रोमेरिस्टम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है वी कॉल दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज द प्रोमेरिस्टम. एंड दिस प्रोमेरिस्टम इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द प्राइमरी मेरिस्टम. ठीक है. So you can take a photo. If you have any doubt, so you can ask me. Otherwise, we'll start with the classification of the meristematic tissue. Can I rub it? So, इस category में what are we doing? We are classifying the various categories of the meristematic tissue. जो first criteria it is actually based upon the origin and development. ठीक है. So, based on the origin and development, meristematic tissue it can be of two types, which is the primary meristem and the other is the secondary meristem. ठीक है. So two types are there. Primary meristem में क्या होगा? The meristematic cells they are developed from the promeristem. So इसके अंदर the meristematic cells they are developed from promeristem. I've already told you what is actually promeristem. So जो promeristem से जो meristem बनेगा that will be the primary meristem. ठीक है. And these cells they are always in the division phase. So these cells always in the division phase. So this is the primary meristem. ठीक है. Secondary meristem में क्या होगा? This is actually formed later in life, later stages. It is formed later in life and it develops from the permanent cells due to de-differentiation. बात समझ में आ रही है? So it basically develops from the permanent cells due to de-differentiation. See, why am I saying अगर जब de-differentiation से develop हो रहा है, why am I calling them as the meristematic tissue? Because जब meristematic cell से they become a differentiated cell and they lose the power to divide, तब they are not a meristematic cell. They become a permanent tissue. ठीक है. But when a differentiated cell in some conditions again attain the power of division, so that becomes the de-differentiated cell. ठीक है.
सो जब वो डी डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है, सो दैट उस टाइम पे उसको, उस मेरिस्टम को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द सेकेंडरी मेरिस्टम. इसीलिए वी आर सेइंग द सेकेंडरी मेरिस्टम, इट इज फॉर्म लेटर इन द लाइफ एंड इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द परमानेंट सेल्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. ठीक है. एंड इसमें क्या होता है, सम ऑफ द परमानेंट सेल्स दे अक्वायर द पावर ऑफ डिविजन. So some of the permanent cells, they acquire the power of division. ठीक है. अच्छा, अब जनरली जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है और सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, कि इसमें प्राइमरी मेरिस्टम से जनरली जो ग्रोथ होती है वो होती है वर्टिकल. ठीक है. वर्टिकल ग्रोथ होती है प्राइमरी मेरिस्टम से. इसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं. प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि जो प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है, सो दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है. बट व्हाट इज सेकेंडरी मेरिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्लांट का गर्थ इंक्रीज होता है या फिर प्लांट का विड्थ इंक्रीज होता है. ठीक है. तो जब प्लांट का विड्थ इंक्रीज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ. एंड वो सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टम. बट if the height of the plant is increasing, so that is actually the primary meristem or the primary growth. ठीक है. तो इस चैप्टर में बाद में हमको दोनों करना है, what is how the secondary growth actually takes place in the root as well as in the stem. So we have to do all of that. ठीक है. अच्छा, now we'll talk about the various derivatives of the प्रोमेरिस्टम. इसमें एक्चुअल में दो साइंटिस्ट की थ्योरी दी हुई है, तो उन दोनों साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोमेरिस्टम एक्सप्लेन किए हुए हैं. सो द डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोमेरिस्टम. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, एक साइंटिस्ट था, ही वाज हैंसीन. सो अकॉर्डिंग टू हिम प्रोमेरिस्टम डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजन्स. Promeristem actually differentiates into 3 regions. ठीक है. एंड 3 regions को किसने एक्सप्लेन किया था? हैंडस्टीन ने. सो हैंडस्टीन कॉल्ड देम हिस्टोजेंस. उसने इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया था. हैंडस्टीन called these as histogens. हिस्टो वर्ड जो होता है, इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर टिश्यू एंड हिस्टोजेंस मीन द टिश्यू प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. ठीक है. ये एक्चुअल में क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा, इसमें टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बाकी अदरवाइज दिस चैप्टर इज वेरी इजी. सो प्लीज बी केयरफुल कहाँ पे कौन सा टर्म यूज हो रहा है. थोड़े जो टर्म्स है वो ही इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ठीक है. सो हैंडस्टीन ने कहा था, अभी इसके बाद हम एक और साइंटिस्ट करेंगे, हैबरलैंड. उसने कुछ 3 सेपरेट रीजन्स बताए थे प्रोमेरिस्टम के, बट हैंडस्टीन ने कोई 3 सेपरेट रीजन्स बताए, विच इज अ थ्योरी, एंड दोनों को ही कंसिडर किया जाता है. सो हिस्टोजेंस कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू हैंडस्टीन? दे आर डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड द प्लीरो. सो दे आर, सबसे फर्स्ट कौन सा है? डर्मेटोजन. फर्स्ट इज डर्मेटोजन. So what is this?